हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर थर्ड चैप्टर। हमने थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मुख्य रूप से आनुवंशिकी, वंशागति, मेंडलवाद, जिसके अंतर्गत हमने मेंडल का सामान्य परिचय पढ़ा। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। इसके अलावा हमने मेंडलवाद की पुनर्खोज और आनुवंशिकी शब्दावली पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने 20 परिभाषाओं का अवलोकन किया था। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है मेंडल के वंशागति के नियम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक क्या है आज का? मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, मेंडल ने मुख्य रूप से वंशागति से संबंधित 3 नियम दिए और तीनों ही नियम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और तीनों नियमों में से हमारे एक नियम बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए, मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? मटर के पौधे पर। तो देखिए, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। उन नियमों को मुख्य रूप से मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। मेंडल ने वंशागति से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियम दिए। पहले नियम का नाम है इकाई लक्षण या प्रभाविता का नियम। ये जो पहला नियम है, यह मुख्य रूप से 2018 में पूछा जा चुका है। तो पहला नियम क्या है? इकाई लक्षण या प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अपन बात करें तो मेंडल ने वंशागति से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम है इकाई लक्षण या प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के प्रथम नियम की। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। देखिए, प्रभाविता के नियम को इकाई लक्षण का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, इसे मुख्य रूप से वंशागति या आनुवंशिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। यह नियम मुख्य रूप से मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोगों पर आधारित है। अब इस नियम को हम परिभाषित कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए, आप इन्हें समझेंगे। ये जो प्रभाविता का नियम है, इसे इकाई लक्षण का नियम भी कहते हैं। यह नियम वंशागति या आनुवंशिकी का पहला नियम है। यह नियम मुख्य रूप से एक संकर संकरण प्रयोगों के ऊपर आधारित है। तो देखिए, इस नियम में क्या किया? जब एक जोड़ी विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग पादपों के बीच में संकरण करवाया, यानी टेस्ट या क्रॉस करवाया, तो जो लक्षण अपूर्ण पीढ़ी में प्रकट हुए उसे तो हमने प्रभावी कहा, और जो पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाए उन्हें अप्रभावी कहा गया। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। तो मेंडल ने क्या किया? शुद्ध समयुग्मजी। मैंने आपको आनुवंशिकी शब्दावली में समयुग्मजी का अर्थ बताया था कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। तो
मेंडल ने क्या किया, जब शुद्ध संयुग्मजी के लिए बड़े टी मानते हैं लंबे पौधे का संकरण, जब शुद्ध संयुग्मजी स्मॉल टी बोने पादपों से संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में सभी पादप है वो प्रकट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेंडल ने इस प्रयोग में क्या किया, जो संयुग्मजी लंबे पौधे हैं उनके कारक माने बड़े टी, और जो संयुग्मजी बोने टी है इनका कारक क्या माना, स्मॉल टी, और इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे प्रकट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब देखिए इसे हम चेकर बोर्ड के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पादप की ऊंचाई भी मैंने बताया था लंबे होते हैं और बोने होते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रभावी लक्षण, यानी जो पहली पीढ़ी में प्रकट होगा उसे हमने क्या कहा, प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में अपने आप को छुपाते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया, अप्रभावी। तो देखिए मेंडल ने क्या किया, जो शुद्ध संयुग्मजी लंबे पौधे होते हैं उनके कारक माने बड़े टी, और संयुग्मजी जो बोने होते हैं इनके कारक क्या माने, स्मॉल टी। क्या माने, स्मॉल टी। देखो यहाँ से हमने लिया एक टी और यहाँ से लिया एक टी, जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्रकट होते हैं वो मुख्य रूप से लंबे प्रकट होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पादपों के बीच में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाले सभी पौधे मुख्य रूप से लंबे पौधे प्रकट होते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। प्यारे बच्चों, जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इन्हें युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह नियम मुख्य रूप से मेंडल की वंशागति या आनुवंशिकी का दूसरा नियम माना जाता है। यह नियम भी मुख्य रूप से एक संकर संकरण परिणाम पर आधारित है। तो यह नियम भी मुख्य रूप से एक संकर संकरण पर आधारित है। देखिए इस नियम को अपन परिभाषित करते हैं। मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा युग्मनज निर्माण में यह कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो देखिए मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये नियम में मुख्य रूप से एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। यह वंशागति या आनुवंशिकी का द्वितीय नियम कहा जाता है। इस नियम में क्या किया, प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी पादप बनते हैं, यानी पहली पीढ़ी में जो प्लांट प्राप्त होते हैं वो हमें विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। इन पादपों से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। देखिए पृथक्करण के नियम में F1 पीढ़ी से युग्मक बनते समय प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं कि मेंडल के इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा युग्मनज का मतलब होता है जायगोट, यह एक द्विगुणित कोशिका होती है। तो युग्मनज निर्माण में यह कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं एवं अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक के द्वारा अपना अस्तित्व या फिर मैं यूँ कहूँ कि जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए इसे अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यदि शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे, मैंने आपको बताया समयुग्मजी का मतलब होता है दोनों जोड़े समान, इनका संकरण यदि हम समयुग्मजी
स्मॉल टी पादपों से करवाया जाए तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से विषम युग्मजीव प्राप्त होते हैं। यानी जब बड़े टी पादपों का संकरण है वो स्मॉल टी के साथ में करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, विषम युग्मजीव लंबे। F1 पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। यानी जो प्रथम पीढ़ी है ये बड़ा टी और स्मॉल टी, ये एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, जिससे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस कारण बोनेपन का गुण पुनः F2 पीढ़ी में प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये चेकर बोर्ड बनाया गया है, इसके द्वारा मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए ये तो है समयुग्मजीव लंबे पौधे और ये है समयुग्मजीव बोने पौधे। अब देखिए यहाँ से हमने एक कारक लिया बड़ा टी और यहाँ से लिया छोटा टी, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, बड़ा टी और छोटा टी प्राप्त हुआ। यानी प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्रकट होते हैं वो अशुद्ध विषम युग्मजीव लंबे पादप प्राप्त होते हैं, यानी बड़े भी प्राप्त होते हैं और छोटे भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है, ये तो है नर युग्मक और इधर वाला हम मानते हैं मादा युग्मक। अब देखिए यहाँ पर हम शतरंज बोर्ड पट विधि प्राप्त करते हैं, यानी शतरंज बोर्ड पट का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसकी तरफ आप ध्यान देंगे। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपको दिखाया गया है। तो आपको मैंने कहा कि प्रथम पीढ़ी में अशुद्ध विषम युग्मजीव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बड़ा टी और यहाँ पर लिखेंगे छोटा टी, यहाँ पर भी आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ बड़ा टी और यहाँ छोटा टी। अब देखो प्यारे बच्चों इस बड़े टी को इस बड़े टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो बड़ा टी बनेगा, इस बड़े टी को हम छोटे टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा टी और छोटा टी। जब इस छोटे टी को बड़े टी के साथ में करवाते हैं तो बड़ा टी और छोटा टी। आप यदि पहले छोटा लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, अक्सर लिखा जाता है बड़ा। जब इस छोटे टी को छोटे टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, दो छोटे टी। तो प्यारे बच्चों जो लक्षण प्ररूप है वो मुख्य रूप से 3:1 प्राप्त होता है। तो देखिए 3:1 कैसे प्राप्त हुआ, तो कहने का मतलब है इसमें 3 प्लांट तो ऐसे हैं जो लंबे हैं। तो देखिए इस कॉलम में भी लंबे हैं, इसमें भी एक बड़ा है, इसमें भी बड़ा टी है। तो कहने का मतलब है कि 3 तो लंबे हैं और एक ऐसा है जो सबसे अलग है, यानी बोना है। तो 3 तो हो गए लंबे, एक हो गया बोना। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो गया, 3:1। फिर देखिए जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात है वो भिन्न भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए यहाँ लिखा है समयुग्मजीव लंबा, तो यहाँ पर मैंने ले दिया समयुग्मजीव लंबा, ये तो है समयुग्मजीव लंबा, ये रहा। फिर है विषम युग्मजीव लंबे 2। तो देखिए इसमें एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, इसमें भी क्या है एक बड़ा टी और एक छोटा टी है। ये तो ये कितने हो गए, 2। तो ये हो गए विषम युग्मजीव लंबे। फिर है एक है समयुग्मजीव बोना। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा टी है, ऐसा एक ही कॉलम है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल टी। तो देखिए बड़े टी वाले कॉलम कितने हैं, 1, और एक बड़ा और एक छोटा टी वाला कितना है, 2, और ऐसे कॉलम कितने हैं जिसमें दोनों छोटे टी हो, ये है 1। तो जीन प्ररूप अनुपात क्या हो गया, 1:2:1। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यदि हम इसके जीन प्ररूप के अनुसार इसे देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ है, यानी ये देखो शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ है, एक पौधा शुद्ध बोना प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये तो हो गया शुद्ध लंबा और 2 पौधे हो गए। सॉरी आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक पौधा तो हो गया लंबा और एक हो गया बोना, और 2 हो गए लंबे और 25% हो गए बोने। कहने का मतलब यदि हम जीन प्ररूप की बात करें तो मुख्य रूप से एक पौधा तो होता है शुद्ध लंबा। देखिए इस कॉलम में दिखाई दे रहा है बड़ा टी और छोटा टी,
दो पौधे मुख्य रूप से संकर लंबे हैं। ये कॉलम ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो बड़ा टी और एक छोटा टी। और एक है वो शुद्ध बोना प्राप्त होता है, ये रहा शुद्ध बोना, अर्थात 25% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो देखिए 4 खाने हैं, एक खाना बराबर 25 है, तो ऐसे कितने हैं ये 2 टी है, तो एक 25 का है तो दो कितने हो गए 50 के। अब देखिए एक कॉलम में दोनों बड़े टी है, इसको हमने दे दिया 25%, और एक स्मॉल टी है, तो ये कितने हो गए 25%। कहने का मतलब यदि हम जीन प्रारूप के अनुसार देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे संकर लंबे, एक पौधा शुद्ध बोना प्राप्त होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि 25% पौधे शुद्ध लंबे, यानी एक कॉलम ऐसा है जिसमें दोनों बड़े टी है, और 50% पौधे संकर लंबे, यानी एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है। ऐसे कॉलम कितने हैं 2 है, तो एक कॉलम 25 का है तो दो कितने हो गए 50 के। और एक ऐसा कॉलम है जिसमें दोनों ही छोटे टी है, ये रहा लास्ट वाला, ये 25% है, जिनका अनुपात क्या हुआ 1:2:1। देखिए अपन बात करते हैं आगे संकर पूर्व संकरण, जिसे बेक क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने परिभाषित पहले किया था। देखिए बेक क्रॉस क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण या इसे बेक क्रॉस कहा जाता है। दोबारा परिभाषित करता हूँ, यदि पहली पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी भी जनक के साथ में करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। चाहे तो आप बड़े टी के साथ में करवा दो, चाहे संकरण छोटे टी के साथ में करवा दो, यानी इन दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ में यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो उसे आप बोलते हैं संकर पूर्व संकरण। अगला है परीक्षण संकरण, जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगला है टेस्ट क्रॉस, जिसे बेक क्रॉस कहा जाता है। ये जो टेस्ट क्रॉस है यह मुख्य रूप से सप्लीमेंट्री 2018 में पूछा गया है। देखिए यदि प्रथम पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली पीढ़ी है, इसमें सभी पौधे आपको मैंने पहले बताया था कि प्रभावी प्रकट होते हैं, और यह है अप्रभावी, यानी दोनों ही बड़े टी है और एक में क्या है दोनों ही छोटे टी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्रकट हुए थे, जो विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त हुए थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक तो बड़ा टी और एक लिख दिया कॉलम मैंने दोनों ही छोटे टी, यानी विषम युग्मजीय जो लंबे पौधे हैं उनके लिए हमने माना है बड़ा टी और एक छोटा टी, और जो समयुग्मजीय बोने हैं उनको हमने दे दिया अप्रभावी यानी छोटे टी। तो देखिए एक कॉलम तो प्राप्त होता है बड़ा टी का, एक होता है छोटा टी का। तो देखिए इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे ये नर हो गई और ये मादा कॉलम हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक तो हो रहा है बड़ा टी और एक हो रहा है छोटा टी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बड़ा टी, यहाँ पर मैंने लिख दिया छोटा टी। अब देखिए यहाँ पर आप बड़ा टी लिखेंगे, जब इस बड़े टी को बड़े टी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोनों ही कॉलम बड़े टी। और अगले कॉलम में देखिए इस बड़े टी को छोटे टी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो एक तो बड़ा टी और एक ही छोटा टी। जो कॉलम बड़ा टी वाला है इसको हम बोलते हैं लंबे, और ये है विषम युग्मजीय लंबे। और मैंने देखो यहाँ पर ये जो बनाया है बड़ा टी और छोटा टी, ये क्या है युग्मक है, और यहाँ पर भी ये क्या है युग्मक है। अब देखिए इनके लक्षण प्ररूप की बात करते हैं अपन। तो देखिए 50% प्राप्त होते हैं। देखिए ये कॉलम कितना है एक कॉलम बराबर कितना हो गया 50 का, और दूसरा भी क्या है एक है, तो ये भी कितना हो गया 50। यानी इसमें मुख्य रूप से लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात है, यह मुख्य रूप से 50-50% प्राप्त होता है।
तो देखिए 50% जो पौधे हैं वो मुख्य रूप से विषम युग्मजी लंबे प्रकट होते हैं। ये बड़ा टी और ये जो छोटा टी है इसे बोलते हैं विषम युग्मजी लंबे, ये है 50%। फिर है समयुग्मजी बोने, तो देखिए एक कॉलम ऐसा है जिसमें दोनों ही छोटे टी है, ये भी कितना है 50%। तो प्यारे बच्चों टेस्ट क्रॉस में मुख्य रूप से जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है वो 50-50% प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 1:1 लिखा है, इसका मतलब ये है 1:1, समझ में आ गया होगा, मैंने काटा है। अगला और इम्पोर्टेंट है वो है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब होता है बाह्य संकरण। देखिए यदि प्रथम पीढ़ी के पादपों का संकरण प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है तो इसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बाह्य संकरण किसे कहते हैं? यदि पहली पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे हम आउट क्रॉस यानी बाह्य संकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह मुख्य रूप से विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे पौधे हैं, इनका संकरण यदि हम समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादपों के बीच में करवाते हैं तो यहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी यह युग्मक है और यहाँ पर भी ये क्या है युग्मक है। एक बार मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो बड़ा टी और छोटा टी है इसको हम बोलते हैं विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे पादप, और ये जो बड़ा कैपिटल टी है इसको हम बोलते हैं समयुग्मजी शुद्ध लंबे पादप। देखिए यहाँ पर एक ये आ गया बड़ा टी और एक ये आ गया यहाँ पर छोटा टी, ये यहाँ पर युग्मक है और यहाँ पर भी ये क्या है युग्मक है। जब इनके बीच में संकरण करवाया जाता है तो मुख्य रूप से 50% तो समयुग्मजी प्लांट प्राप्त होते हैं और 50 ही क्या होते हैं विषम युग्मजी। देखिए यहाँ पर मैं चेकर बोर्ड बना रहा हूँ। देखिए ये युग्मक है। युग्मक आपको ध्यान है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो देखिए हमें युग्मक 2 प्रकार के प्राप्त हुए, एक तो स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। अब यहाँ पर हम एक टी ही लिखेंगे। जब इस टी को इस टी के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे तो दोनों ही कैपिटल टी। अब इस टी को हम इस टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा बड़ा टी और एक छोटा टी। देखिए इस कॉलम में दोनों ही टी बड़े हैं, ये है लंबे, और इस कॉलम में एक बड़ा एक छोटा है, इसको हम बोलेंगे लंबे। ये भी लंबे हैं लेकिन असमयुग्मजी लंबे हैं। तो देखिए इसमें 100% प्लांट तो लंबे प्राप्त हुए और 100% ही बोने प्राप्त हुए। तो इन दोनों का यदि अपन जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप की बात करें तो कितने कितने हो गए 50-50%। तो शुद्ध लंबे पौधे हुए 50% और अशुद्ध लंबे कितने हो गए 50-50%। तो इनके जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप के अनुपात की बात करें तो आप 50-50 भी लिख सकते हैं और 1:1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा नियम है जिसका नाम है स्वतंत्र अपीयन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला नियम है स्वतंत्र अपीयन का नियम। देखिए स्वतंत्र अपीयन का जो नियम है यह मुख्य रूप से वंशागति या आनुवंशिकी का तृतीय नियम कहा जाता है। यह नियम मुख्य रूप से मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। देखिए मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें स्वतंत्र अपीयन का नियम भी कहते हैं। चलो मैं एक बार इसको दोबारा परिभाषित करता हूँ। स्वतंत्र अपीयन का नियम क्या है?
इस नियम को मुख्य रूप से वंशागति या आनुवंशिकी का तीसरा नियम कहते हैं। यह नियम मुख्य रूप से मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। अब देखिए मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें स्वतंत्र रिपीवन का नियम कहते हैं। मैंने एक नाम लिया विपर्यासी। विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग। अब देखिए इसके अपन उदाहरण की बात करते हैं। मेंडल ने जब गोल झुर्रीदार बीजों वाले पादपों का संकरण पीले हरे बीज वाले पादपों के साथ करवाया तो प्रथम पीढ़ी में गोल पीले बीज वाले पादप प्राप्त हुए। कहने का मतलब यह है कि पीले गोलाकार समयुग्मजी बीजों का जब संकरण हरे झुर्रीदार समयुग्मजी के बीच में करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से सभी प्लांट विषम युग्मजी पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब मेंडल ने पीले गोलाकार बीजों के लिए जो कारक माना, ये तो है पीले गोलाकार समयुग्मजी जो बीज है उनके लिए ये कारक माना, और हरे झुर्रीदार समयुग्मजी बीजों के लिए छोटे वाई और छोटे आर कारक माना। देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए जो पीले गोलाकार समयुग्मजी बीज है उनके लिए मेंडल ने कारक माने 2 बड़े आर और 2 बड़े वाई, और हरे झुर्रीदार बीजों के लिए मेंडल ने कारक माना 2 छोटे आर और 2 छोटे वाई। यह मुख्य रूप से जनक पीढ़ी है। ये क्या है? जनक पीढ़ी। अब देखिए एक इससे तो लिया एक बड़ा आर, एक ले लिया बड़ा वाई, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बड़ा आर बड़ा वाई, और इस कॉलम से ले लिया बड़ा आर एक छोटा वाई। अब देखिए जब हम क्रॉस करवाते हैं इस बड़े आर को इस छोटे आर के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या लिखेंगे? बड़ा आर छोटा आर। अब लिखेंगे ये जो बड़ा वाई है इस छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा वाई छोटा वाई। प्यारे बच्चों इसको आप ध्यान से समझेंगे। दोबारा यहाँ पर बच्चों के डाउट होती है। देखिए गोल पीले बीजों के लिए मेंडल ने कारक माना 2 बड़े आर 2 बड़े वाई। हरे झुर्रीदार बीजों के लिए क्या माने? 2 छोटे आर 2 छोटे वाई। अब देखिए ये युग्मक है और ऊपर क्या है? जनक पीढ़ी। तो यहाँ से लेना है एक बड़ा आर, एक लेना है बड़ा वाई। इस कॉलम से भी एक बड़ा आर एक छोटा वाई लेना है। प्यारे बच्चों इस बड़े आर को इस छोटे आर के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे तो एक तो बन गया बड़ा आर, एक बन गया छोटा आर। इस बड़े वाई को इस छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा वाई छोटा वाई। ये जो पीढ़ी प्रकट हो रही है जिसका नाम है पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में सभी पौधे या सभी बीज है वो मुख्य रूप से पीले गोलाकार विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। जब प्रथम पीढ़ी के बीजों में मुख्य रूप से स्वपरागण करवाया जाता है तो 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। अब देखिए वो कैसे प्राप्त हुए ये मैं समझाता हूँ। इस बड़े आर को यानी एक जो ये जो बड़ा आर है इसे बड़े वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आर बड़ा वाई। फिर देखिए ये जो बड़ा आर है इसको छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आर छोटा वाई। फिर देखिए इस छोटे आर को इस बड़े वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? छोटा आर बड़ा वाई। फिर देखिए इस छोटे आर को छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? छोटा आर छोटा वाई। एक बार इसे आप दोबारा समझेंगे। पहले बड़े आर को बड़े वाई के साथ में क्रॉस करवाना है, फिर बड़े आर को छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाना है, फिर क्या करेंगे? छोटे की बारी आएगी तो इस छोटे आर को बड़े वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे, फिर छोटे आर को छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। पहले बड़े आर को बड़े वाई के साथ में, फिर बड़े आर को छोटे वाई के साथ में, फिर छोटे आर को बड़े वाई के साथ में,
फिर छोटे आर को छोटे वाई के साथ में क्रॉस करवाना है। तो देखिए ये जो तालिका बनाई है इसे बोलते हैं शतरंज बोर्ड पट विधि। देखिए इस बड़े आर बड़े वाई को हम यहाँ लिखेंगे, ये कॉलम यहाँ लिखेंगे, ये कॉलम यहाँ लिखेंगे और ये कॉलम यहाँ लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों शतरंज बोर्ड पट विधि कैसे बनती है। ये जो बड़ा आर आपको दिखाई दे रहा है इस बड़े आर के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे तो दो बड़े आर बन गए। फिर इस बड़े वाई को इस बड़े वाई के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो दो बड़े वाई। फिर देखिए इसके साथ में नहीं करवाना है, फिर दोबारा अगले कॉलम के साथ में करवाना है। तो यहाँ पर ये बड़ा आर है और यहाँ पर भी बड़ा आर है तो दो बड़े आर आ गए। फिर ये एक बड़ा वाई आ गया और एक छोटा वाई आ गया। फिर इसकी बारी गई, फिर क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे। ये जो तीसरा कॉलम है इसको हम इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे। तो पहले लिखेंगे बड़ा आर, फिर लिखेंगे छोटा आर, यानी आर की जगह आर, वाई की जगह वाई। फिर देखिए ये बड़ा वाई है और ये बड़ा वाई है तो मैंने क्या लिख दिया, दोनों ही बड़े वाई। फिर देखिए इसको हम इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे। तो पहले लिखेंगे बड़ा आर, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर है छोटा आर, फिर वाई की बारी आ गई तो एक बड़ा वाई आ गया और फिर क्या आ गया, छोटा वाई। ऐसे करके आपको सभी के साथ में करवाना है। पहले आपने इस कॉलम वाले को करवाया सभी के साथ, फिर इसकी बारी आएगी सबके साथ, फिर इसको करवाना है और फिर इसको करवाना है। अब देखिए यदि हम लक्षण प्ररूप अनुपात की बात करें, लक्षण प्ररूप अनुपात की बात करें तो 9:3:3:1, यानी 9 खाने ऐसे हैं जिसमें गोल पीला मिलेगा आपको, 3 है गोल हरे, 3 है झुरीदार पीले और 1 है झुरीदार हरे। तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त हो गया, 9:3:3:1। और देखिए जीन प्रारूप अनुपात है वो है 1:2:1:4:2:1:1:2:1, यानी एक खाना ऐसा है जिसमें दो बड़े आर है, दो बड़े वाई है। दो खाने ऐसे हैं जिसमें दो बड़ा आर है, एक बड़ा वाई है, एक छोटा वाई है। फिर देखिए एक कॉलम ऐसा है जिसमें दोनों छोटे आर, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई है, यानी ऐसे कॉलम आपको मिल जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर सावधानी से समझाने का प्रयास किया है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे भेजिए। अब आगे इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है वो है मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों का महत्व है, यानी मेंडल ने जो आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए उनके क्या महत्व है। देखिए पहला महत्व हम लिख सकते हैं कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी सजीवों में प्रभाविता का जो लक्षण है उनका पाया जाना जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए प्रभावी लक्षणों का तो प्रकट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, लेकिन प्रभावी के साथ साथ कुछ हानिकारक या घातक जीन भी प्रकट होने लगते हैं जो मुख्य रूप से प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। दूसरा है मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, यानी मेंडल का जो दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, उनसे मुख्य रूप से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। तीसरा महत्व हम लिख सकते हैं कि पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। चौथा और अंतिम आप लिख सकते हैं कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है एवं उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। तो देखिए संकरण की विधि से
जो बेकार के लक्षण होते हैं उनको हटा सकते हैं और जो उपयोगी लक्षण होते हैं उन सभी को एक साथ लाया जा सकता है। अब देखिए अगला आप और भी जोड़ सकते हैं। पांचवा कि माता पिता के वे लक्षण जो वंशानुगत होते हैं वे संतान में दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, तथा माता पिता से आए वे लक्षण जो दिखाई नहीं देते हैं, संतान में नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं।